स्वागत है आपका युवा सेना में, अ विजन फॉर न्यू इंडिया। हम बात करते हैं यहाँ पर एस्पिरेंट्स के बारे में जो सरकारी नौकरियों के लिए तैयार कर रहे हैं। हमारा जो यूथ है, हमारा जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, जो आने वाले भारत का भविष्य है, उसकी चर्चा हम करते हैं हमारे चैनल पर। आज हमारे साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट गेस्ट है जो कि एमपीपीएससी आयोग एग्जाम, किस तरीके के सिलेबस, किस तरीके से तैयारी, किस तरीके से सवाल आते हैं, इन सारी चीजों की नस पकड़ते हैं एक्सपर्ट श्री योगेंद्र सिंह चौहान जी। आज हम योगेंद्र सर से सीधे वो सवाल करेंगे जो अलग अलग माध्यमों से छात्रों ने हमसे पूछे हैं। आज बहुत सारे सवाल, जो परेशानियां हैं, जो भी अंदर कंफ्यूजन होती हैं, वो सब सॉल्व हो जाने वाली हैं एस्पिरेंट्स की। तो सर, आज ही हमारा सुबह एक वीडियो आया जिसमें आपने मार्गदर्शन दिया कि किस तरीके से जो नई की आई थी उसमें कुछ एग्जाम जो क्वेश्चंस उनको ड्रॉप किया गया। सर, थोड़ा सा उसके बारे में मुझे विस्तार से बता दीजिए। सबसे पहले तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आपने मुझे आपके इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया। आयोग ने कल रात में, या कह सकते हैं कि शाम तक, अपनी एक फाइनल आंसर की जारी कर दी। इसके पहले बेसिक आंसर की होती है, जिसको वेरीफाइड आंसर की नहीं माना जाता है। जब एग्जाम कंडक्ट हुई थी 19 जून को, और उसके 2-3 दिन बाद एक आंसर की आयोग जारी करता है। बच्चे यहाँ पर जो एमपीपीएससी के स्टूडेंट्स हैं, उस आंसर की से अपने क्वेश्चंस को मैच करते हैं और ये पाते हैं कि उनके काफी अच्छे नंबर आ रहे हैं। इसके बाद आयोग का एक और खेल शुरू होता है। वो खेल ये होता है कि अगर किसी को किसी प्रश्न पर आपत्ति है तो वो आए और आपत्ति लगा ले। सबसे ज्यादा जो चर्चा में रहा वह निमाड़ का कलिंग तुर्रा वाला जो प्रश्न था, वो काफी विवादित रहा। मध्य प्रदेश में इस कलिंग तुर्रा को एक प्रतिस्पर्धा नामक गायन और लोक गायन शैली के तौर पर भी इसको जाना जाता रहा है, और ये निमाड़ में बहुत ज्यादा फेमस है। सीधा सीधा कहें तो इसमें दो पक्षों के बीच में डिबेट होती है। एक दल तुर्रा होता है और एक कलंगी होता है। एक शिव का उपासक होता है और एक शिव का उपासक होता है, और एक मां पार्वती का। आयोग ने इस बार सबसे बड़ा चेंज ये कर दिया है कि यहां पर सीधे सीधे कहें तो जीएस पेपर 1 में 10 प्रश्नों को हेर फेर कर दिया है, यानी कि बदल लिया है। अब कैसे बदल लिया है? 3 प्रश्न डिलीट कर दिए उसने। सीधी सी बात है, जो विद्यार्थी ने राइट आंसर किए थे वो वहां से उसके माइनस हो जाएंगे। इसके अलावा आयोग ने जो प्रश्न डिलीट किए थे उसमें आप देखेंगे राज्य मुख्य चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति कौन करता है। फिर दूसरा जो था वो मध्य प्रदेश राज्यपालों में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे, इसको हटा दिया। और अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा नहीं है, जैसे सभी जानते हैं 4 विकल्प थे उसमें। इंदौर ऑलरेडी है, भोपाल है, खजुराहो फ्लाइट आती है, इसमें ग्वालियर नहीं है। फिर भी आयोग ने इसको डिलीट किया। कायदे से देखा जाए तो इसको एक्सेप्ट करना था कि ग्वालियर वैसे भी इंटरनेशनल टर्मिनल नहीं है इस वक्त एयरपोर्ट के तौर पर, तो वो राइट आंसर हो सकता था और उसका एक नंबर स्टूडेंट्स को मिल सकता था। बाकी आयोग ने ऐसा ना करते उसको हटा दिया। 5 प्रश्न ऐसे थे जिनमें से 2 या 3 विकल्प सही माने गए। आप देखिए, इसमें नीलामी या गतिशील वाला एक प्रश्न रखा गया था, जिसका आयोग ने जो फाइनल आंसर शीट में आंसर दिया है वो ए और सी माना है। इसके अलावा कंप्यूटर 2 नेटवर्क के बीच के जो नेटवर्किंग वाला क्वेश्चन था उसका आंसर इसने बी और डी मान लिया। इसके बाद कलिंग तुर्रा ए बी सी डी, ए बी सी तक गए, क्योंकि डी बघेलखंड था तो बघेलखंड में वैसे इसका चलन नहीं है। और मैं इसमें समर्थन करूंगा आयोग का, इसलिए करूंगा क्योंकि कलिंग तुर्रा की जो शुरुआत होती है उसके इतिहास की अगर हम चर्चा करें, क्योंकि इस पे मेरा खुद व्यक्तिगत रिसर्च भी रहा है, ये शिशुपाल के समय से इस लोक गायन शैली की उत्पत्ति होती है। धीरे धीरे ये कर्नाटक जाती है, कर्नाटक से वापस बैक होती है, बघेलखंड में होती है, मालवा में होती है, और मालवा में से होते हुए ये निमाड़ में चली जाती है। और निमाड़ में वर्तमान में आज भी कलिंग तुर्रा के दल मौजूद हैं। उनके गायक एक्सपर्ट जो है वो भी अभी मौजूद है, और ये गर्मी के दिनों में ज्यादा होता है। या कहें कि नाग पंचमी जो है, नांगलवाड़ी करके एक धार्मिक धाम है, भिलड़ देव बाबा करके, बड़वानी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। तो यहाँ पर भी आप कलिंग तुर्रा को देख सकते हैं, क्योंकि बड़े पैमाने पर यहाँ पर किया जाता है, गढ़ माना जाता है। सीधा सीधा कहूं तो मैं एक गढ़ माना जाता है, अगर मैं सीधे सीधे कहूं तो।
इसके बाद स्वतंत्रता आंदोलन के संबंध में असत्य कथन पूछा गया था, तो इसका सी और डी राइट आंसर मान लिया आयोग ने। और पांचवा जो था, राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और समिति या सदस्य जो थे उनकी नियुक्ति कौन करता है, तो इसका ए और सी मान लिया। अब टोटल कितने प्रश्न हो गए, और 2 प्रश्नों के उसने उत्तर बदल दिए। इसमें फॉस्फेट्स वाला और अखिल भारतीय संघ वाला, टोटल अगर कहें तो 10 प्रश्नों की हेराफेरी यहां पर हो चुकी है। यानी कि अब सीधा सीधा नुकसान उन बच्चों को हुआ है जो ये आंसर राइट करके आए थे, उनके वो वहां पर क्वेश्चंस जो है वो माइनस में चले गए हैं। और जो कट ऑफ की अगर हम बात कर ले, तो ये कट ऑफ जो जाकर टिकेगा वो 2020 के बेस पर जाकर टिकने वाला है। आप उसमें जनरल को देख लीजिए, एसटी एससी को देख लीजिए, ओबीसी को देख लीजिए। जनरल अगर आप बात करें तो 72, मैं मेल की बात करूंगा, 74 के बीच में रहेगा, और फीमेल 71 और 73 के बीच में जा सकता है। ओबीसी की अगर हम बात करें तो 71 72 और फीमेल 70 71 होगा, ज्यादा कुछ नहीं होना है इसमें। अगर फीमेल में भी आप देखेंगे, एससी 71 और 69 और सॉरी 71 और 72 के बीच। इसके बाद आप देखेंगे फीमेल का जो है एससी में वो 69 और 71 के बीच में रहेगा। एसटी की अगर बात करें तो मेल जो है वो 62 से 64 और फीमेल जो है 59 से लगाकर 62। ये कट ऑफ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं इस वक्त। यहां पर ज्यादा कुछ नहीं होना है, 1 या 2 नंबर आपके माइनस हो सकते हैं, प्लस भी हो सकते हैं। मतलब सही मायने में जो एक टॉलरेंस लिमिट है कि एक नंबर आगे पीछे हो सकता है। हालांकि उसके बाद भी आपने अपने इतने लंबे अनुभव के विश्लेषण अनुसार एक कट ऑफ की घोषणा कर दी। सर, यहाँ जी जी कुछ मुख्य पहलू हैं, जैसे कि आपने जी बताया 10 सवाल। अब 100 सवाल का पेपर है, जिसमें से अगर 10 सवाल मतलब 10% सवाल जो हैं, वही काफ़ी निर्णायक हो जाते हैं, बहुत डिसिसिव होते हैं, और उनमें इस तरीके से आयोग एक ढिलाई बरतती है। क्योंकि मैं मानता हूँ साल भर में एमपीपीएससी को एक पेपर बनाना है, जिसके बारे में हमारी चर्चा भी हुई है, औपचारिक रूप से हमने इस बारे में काफ़ी चर्चा की है जब मैं आपसे मिला था। यहाँ जी पर जी सवाल ये आ जाते हैं कि कहीं न कहीं आयोग की जो कार्यशैली है, उस पे सवाल उठना चाहिए, या फिर जो उसकी कॉम्पिटेंसी है कि कितना ज़्यादा प्रोडक्टिव है, कितना ज़्यादा सटीक है काम कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? देखिए, आयोग के पास ये होना चाहिए कि उनकी जो एक्सपर्ट टीम है और जो एक्सपर्ट है उनके जो पेपर बनाते हैं, या तो पूरी तरह से पेपर को परफेक्ट एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कि हमने कहा है, आप भी मेरे साथ में रहे थे जब हम रिसर्च के लिए गए थे, निमाड़ में गए थे, मालवा में गए थे, हमने मांडू विजिट किया था। तो हम हर एक पॉइंट पे पूछे थे, उसकी वास्तविकता को हमने देखा था। क्या आयोग के पास इस तरह की एक्सपर्ट टीम नहीं है कि वो उन स्थानों का दौरा कर ले या किसी माध्यम से वो कर ले? आप कुछ तो भी प्रश्न पूछ रहे हैं, 100 क्वेश्चन बनाने हैं, उसमें भी आप 10 प्रश्न या 100 प्रश्न भी आप परफेक्ट नहीं बना पा रहे हैं। ये 1 साल नहीं हो रहा, कई सालों से चला आ रहा है। 1998 का जो दशक था, वहां तक आयोग की कार्य प्रणाली बहुत अच्छी थी। क्यों इसलिए अच्छी थी कि उस समय पुराने पैटर्न के क्वेश्चंस वापस रिपीट किए जाते थे। अब क्या है, प्रतिस्पर्धा का दौर है। तो यहां पर आयोग ने 98 के बाद से अपने आप को चेंज किया, और हर समय हर साल जब भी एग्जाम हो तो वहां पर कहीं ना कहीं विवाद की स्थिति पैदा कर ही लेता है। कह सकते हैं कि एक्सपर्ट जो है वह इनके पास सही तरीके से नहीं है, आयोग के पास सही तरीके से पेपर वो नहीं बना पा रहे हैं। अगर पेपर आपको बनाना है तो परफेक्ट तरीके से बनाइए, क्योंकि यहां पर किसी का भविष्य दांव पे लगा है। आंसर के आने के बाद प्रदेश भर के कुछ विद्यार्थी जो है, जो मेरे संपर्क में है, क्योंकि वैसे मैं हर किसी को अपना नंबर शेयर नहीं करता हूं, तो कुछ बच्चों ने कांटेक्ट किया। आप उनकी जो भावनाएं थी वो ये थी कि हमने हमारे जो 4 साल जो थे वो बर्बाद कर दिए एमपीपीएससी में। अब हम क्या करें? क्या हम एमपीपीएससी चाय वाला के नाम से चाय की टी स्टॉल खोल लें? इंदौर में खोल लें, बहुरुका चौराहे पे खोल लें, भोपाल में खोल लें, ग्वालियर में खोल लें, जबलपुर में खोल लें? क्योंकि इस समय रिक्वायरमेंट है, फैमिली का प्रेशर अलग है, वो फीमेल स्टूडेंट्स हो या मेल स्टूडेंट्स हो, दोनों पे है। बच्चा यहाँ पर नर्वस जरूर हो रहा है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं, उनका ये मानना है जिनकी एज अभी है
और कुछ कर सकते हैं, तो उन्होंने अब यहाँ से मूड चेंज कर लिया। जैसे कि हमने पहले भी चर्चा की थी कि आपका जो प्लान ए होना चाहिए वो यूपीएससी होना चाहिए, और अब बच्चे यूपीएससी की ओर आकर्षित हो रहे हैं बजाय एमपीपीएससी से, क्योंकि एमपीपीएससी सही समय पर रिजल्ट जारी नहीं करता है। ठीक है, 19 का 23 हो जाता है, आने वाला 23 हो जाए तो पता नहीं है। ठीक है, क्योंकि अभी आप इंटरव्यू नहीं करवा पा रहे हैं। अब ये जो एग्जाम हुई है, अब इसमें कितना समय लेगा आयोग, ये भी नहीं कह सकते हम लोग। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो एक लंबी प्रक्रिया यहाँ पे चल रही है, और आप स्टूडेंट नहीं चाहते हैं कि वो इस तरह के जी के जंजाल में फंसे रहे हैं। दूसरा, आयोग के अगर हम कार्य प्रणाली की अगर बात करें, तो आयोग ने अब तक जितने भी प्रश्न बनाए हैं वो हमेशा विवादित प्रश्न खड़े किए हैं। एक प्रश्न फिर भी कहीं ना कहीं डाल देता है, जो कलिंग तुर्रा वाला विवादों में रहा है। इसके पहले भी टांटिया मामा को लेकर भी काफी विवाद हुआ था, राज्य सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना पड़ा था। फिर भी आयोग पता नहीं क्यों इस तरह से जानबूझकर, या कह सकते हैं कि उनकी जो एक्सपर्ट टीम है वो सही तरीके से काम नहीं कर पा रही है। क्योंकि मेरे हिसाब से मैं अगर देखूं तो ये एक प्रशासनिक बॉडी है ये प्रदेश की, और यहाँ पर जो टीम मेंबर्स होते हैं इनके, वो काफी एक्सपर्ट होने चाहिए, उनके पास ये अनुभव होना चाहिए, और उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट करना चाहिए कि जो क्वेश्चंस पूछा जा रहा है वो बिल्कुल सही पैमाने पे पूछ ले, वो इतिहास से जुड़ा हुआ हो, या फिर आर्ट एंड कल्चर से जुड़ा हो, राजनीतिक संबंधित हो, या फिर विविध से संबंधित प्रश्न भी वो पूछे, तो उसको थोड़ा सोच समझ कर पूछिए आप। तो सही मायने में आयोग के पास रिसोर्सेज की कमी नहीं है। यहाँ पर जो ट्रेंड पर्सनल है, किस तरीके से उनको रिसर्च करनी है, वहां पर ट्रेनिंग या एक्सपर्टीज की कमी। जैसे आपने बताया, मैं हमारे जो लिसनर्स हैं, व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि सर सुपर 50 नाम से बैच चलाते हैं, जिसमें पर्सनली एमपीपीएससी के लिए मेंटोर करते हैं, जिसमें सर 24 आवर्स राउंड द क्लॉक व्हाट्सएप पे सपोर्ट है, मेंटोरशिप है, आंसर राइटिंग, ये सारा काम जो है ये सर काफी लंबे समय से कर रहे हैं। 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस इनको इस पर्टिकुलर फील्ड में है। अब सर, जो आपने कुछ इंपॉर्टेंट बातें करी, जैसे कि फैमिली का प्रेशर, स्वाभाविक सी बात है, जब 3 से 4 साल एक बच्चा अपने जीवन का जो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव टाइम होता है, उसकी जब वो आहुति दे देता है सिर्फ एक बात सोच के कि हमें देश की सेवा करनी है, अपनी मातृभूमि की सेवा करनी है, कुछ देश के काम आना है, और उसके बाद जब आयोग इस तरीके से ढिलाई लेता है कि कुछ सवालों के लिए हाई कोर्ट में जा रहे हैं, तो हाई कोर्ट में आपको मालूम है कि वो नीति की प्रणाली किस तरीके से चलती है। बात करें तो कितने करोड़ों केस पड़े हैं और कब तक सॉल्व होंगे नहीं पता है। कितने लोग जेल में सड़ रहे हैं जिनके ऊपर अभी तक केस का निर्णय नहीं आया है। तो इस तरीके की बहुत सारी चीजें हम अखबारों में पढ़ते रहते हैं। सवाल यहाँ पर यही आ जाता है कि आखिर एक बच्चा जो है उसको किस तरीके से अपने आप को तैयार रखना चाहिए, क्या क्या जरूरी बातें हैं जो उसको समझनी चाहिए, नहीं तो उसका पूरा जीवन जो है वो बर्बाद हो सकता है। इसके ऊपर सर थोड़ा सा आप मार्गदर्शन दीजिए, क्योंकि आप कहीं ना कहीं बच्चों को मोटिवेट करने में, बच्चों को सही मार्गदर्शन देने में भी काफी लंबे समय से आप कार्यरत हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में बताइए सर। देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न किया सर आपने। इस वक्त बच्चों को ये करना चाहिए, अगर किसी को लग रहा है कि वो उम्र के पड़ाव पे पहुंच गए हैं, तो यहाँ पर वो थोड़ा धैर्य रखें। और अगर उन्होंने 4 साल एमपीपीएससी को दिए हैं, उन्होंने अगर 4 साल एमपीपीएससी को दिए हैं, तो वह 2 साल यूपीएससी को दे दे। अगर आप यूपीएससी को देंगे तो यहाँ से आपको एक बहुत अच्छा नॉलेज तो मिलेगा, और एग्जाम आप वहां से क्लियर कर पाएंगे। इसके साथ ही आप व्यापम की जो एग्जामें होती है, क्योंकि देखिए व्यापम भी एक काफी अच्छी बॉडी है, और व्यापम से भी काफी प्रशासनिक लेवल के अधिकारी बनते हैं। आप सब इंस्पेक्टर की बात कर लीजिए, जो एमपीएससी की तैयारी कर रहे हैं जो बच्चे हैं इस वक्त, तो वो भी यहाँ पर आ सकते हैं। और इसके अलावा पटवारी की जो एग्जाम है उसको भी फाइट कर सकते हैं। मेरा यही कहने का तात्पर्य है कि एमपीपीएससी जो है इस वक्त सही समय पे रिजल्ट नहीं देने की वजह से बच्चे को ये सोचना चाहिए कि वह आप इसके साथ साथ यूपीएससी को जरूर देखें, और यूपीएससी पहली प्राथमिकता रखें। मैं बार बार यही कहूंगा, क्योंकि यूपीएससी एकमात्र ऐसी संस्था है पूरे भारत में कि कोविड काल में भी उसने अपने एग्जाम को कंडक्ट कराया, और रिजल्ट भी सही समय पर दिया, और सिलेक्शन हमारे सामने थे। इसके साथ ही बच्चों को ये भी देखना चाहिए, अगर कोई बच्चे की उम्र हो गई है तो मैं उनको ये कहूंगा कि आप हताश ना हो, पूरी तरह से एमपीपीएससी को ना छोड़ें। आप अपनी पढ़ाई को जारी रखें, ऑनलाइन सोर्सेस अवेलेबल है आपके पास।
आप बड़ी सिटी में नहीं रह सकते, आप वहाँ अपना खर्चा नहीं चला पा रहे हैं, या फिर फैमिली का कुछ प्रेशर है, तो आप अपने गांव पहुंचकर उस एरिया में भी जाकर 6 घंटे दीजिए, 3 घंटे दीजिए। मेरा ये मानना है कि अगर आज आपने 6 घंटे दे दिए तो 12 घंटे की मजदूरी से आप बच जाएंगे और एक बहुत अच्छे प्रशासनिक अधिकारी बन जाएंगे। काफी लंबे समय से सर हम ये देख रहे हैं कि जो भी सवाल आप अपने मॉक टेस्ट के द्वारा, जो आप टेस्ट सीरीज चलाते हैं उसके द्वारा, या फिर आपका जो कंटेंट होता है, आपके जो लेक्चर्स होते हैं, उसमें से पर्टिकुलरली जो कि आप हिस्ट्री का लेक्चर, अपने हिस्ट्री का जो सब्जेक्ट है, वो आप अपने अंडर कंट्रोल में रखते हैं, तो बहुत ज्यादा सवाल आपके पढ़ाई हुई सिलेबस से आते हैं। साथ में अभी आपने अपना जो ऑफलाइन सेंटर बड़वानी में जो सुपर 50 बच्चों का आपने एक टारगेट बनाया है, और जो आपका निरंतर ये एक जो बैच है चलता रहता है, इसको इस बार आप बड़वानी में चलाने वाले हैं। तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी दीजिए, और आप कैसे, ये क्या आपका अप्रोच रहता है कि आप जो पढ़ाते हैं वहां से ज्यादा से ज्यादा प्रश्न आने की संभावना बनती है? बिल्कुल, बड़ा अच्छा प्रश्न किया। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि बड़वानी में सुपर 15 का बैच बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाला है। ये एक ऑफलाइन क्लासेस होगी यहाँ पर। मेरा टारगेट है कि मैं 50 बच्चों का एक बैच बनाऊँगा और इन 50 बच्चों का मैं सिलेक्शन दूँगा। ये मेरा पूरा टारगेट है। इसके लिए मैं 24/7 आवर्स उनके लिए खड़ा हूँ, क्योंकि एग्ज़ाम में पिछले 3 से 4 सालों से जो डीप लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, जो किसी पुस्तक में आपको पढ़ने को नहीं मिलेंगे, जैसे कि मालवा कृत संवत के बारे में पूछा था, जबकि यह जो प्रश्न पूछा गया था, इसके बारे में मैंने कृत संवत करके भी आपको बताया था, क्योंकि परमार राजवंश जो ग्रंथ लिखा जा रहा है मेरे मित्र के द्वारा, और सहायक रिसर्च के तौर, सहायक शोधकर्ता के तौर पर मैंने भी अपना वहां पर बड़ा योगदान दिया है। तो ये प्रश्न जो पूछे गए हैं, ये डीप लेवल के क्वेश्चन थे। आप देखेंगे छिंद प्रिंट को लेकर क्वेश्चंस पूछा गया था। उसमें ऑप्शन थे मांडू, धार, सिरोंज। इसमें आप देखें, सिरोंज के बारे में कई बार मैंने पढ़ाया है और ये बताया है कि सिरोंज जो था वो मध्यकाल में तंबू क्लस्टर के तौर पर प्रसिद्ध था। बाहर के आक्रांता जब आते थे तो सिरोंज जो है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश के एक बॉर्डर का सेंटर एरिया हुआ करता था, और यहाँ से वो तंबू कलेक्ट करते थे और वहां पर वो अपने टेंट को, या कहे कि अपने सैन्य व्यवस्था के लिए, कि धूप से बचने के लिए इन टेंटों का इस्तेमाल करते थे। तंबू का एक बहुत बड़ा हब था पूरे इंडिया के अंदर सिरोंज। तो वो प्रश्न पूछा गया। आप बच्चों को ये देखना चाहिए कि आपको जो आता है वो आपको आता है, आपने वो सीखना चाहिए जो नहीं आता है। क्योंकि इस बार आप देखें, सामान्य प्रश्न जो मलाजखंड वाला है, इसको मध्य प्रदेश का बच्चा बच्चा जानता है, मालवा कृत संभोग को क्यों नहीं जान पाया? क्योंकि ये ऐसे प्रश्न है जो कटाप बनाते हैं और आपका सिलेक्शन तय करते हैं। और आप देखेंगे कि जब भी मैं टीच करता हूं, या फिर मेरे जो पुराने लेक्चर आप देखेंगे उठाकर, तो उसमें मैं सीधा कहता हूं कि आप इसके लिए निश्चिंत रहें। आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटा सकते हैं, क्योंकि पढ़ाने से पहले मेरे द्वारा 1 से 1.5 महीना उस कंटेंट पे काफी रिसर्च किया जाता है, उसके सोर्सेज जुटाए जाते हैं कि वो कंटेंट वेरीफाइड है या नहीं है। तो इस तरह से जो अब हमने ये प्लान किया है, सुपर 15 जो बैच स्टार्ट हो रहा है बड़वानी में, आपको तारीख और सब कुछ बता दिया जाएगा बहुत जल्दी स्टूडेंट्स को। इंदौर में बाहर के बच्चे आकर रहते हैं, जो कि एक लर्निंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से मुझसे जुड़े हुए हैं, काफी लंबे समय से जुड़े हुए हैं, क्योंकि मैंने वहां पर 3 से 4 साल दिए हैं और काफी बच्चे वहां से सिलेक्ट हुए हैं। और मेरे कंटेंट मध्य प्रदेश जनरल नॉलेज, इतिहास और हिंदी सब्जेक्ट से काफी अच्छे से अवगत भी हैं, क्योंकि उनके सिलेक्शन हो रहे हैं, प्रश्न पूछे गए हैं और वो राइट करके आए हैं। इंदौर आप आते हैं, आपको एक रूम रेंट देने के लिए 7,000 होना, आपका खाने का जो खर्चा है वो 3,000 एवरेज, और एडिशनल जो खर्चा है वो आपका 2 से 2,500 आप जोड़ लीजिए। यानी कि पर मंथ आपका जो खर्चा इंदौर में बैठ रहा है वो 15,000। और अगर कहीं संस्था को ज्वाइन करते हैं तो वहां पर आप MPPSC प्री प्लस मेंस के लिए जा रहे हैं, तो वहां पर आपको देने होंगे 75 से 1.5 लाख रुपए। योगेंद्र सिंह चौहान सर की जो सुपर 15 बैच है, यहां पर आपको इतना पैसा पे आउट नहीं करना पड़ेगा। बहुत कम पैसा, मैं कहूंगा कि बहुत कम पैसा आपको देना है। इसके अलावा बड़वानी मेंस का सेंटर बन चुका है, यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत बढ़िया है। यहाँ पर आप 2500 से लगाकर 3,000 यानी कि 15x45 का एक रूम ले सकते हैं, आप 4 बच्चे रह सकते हैं। और यहाँ पर आपको टिफिन सेंटर भी अवेलेबल कराया जाएगा, इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी रहेगी, और आपको लाइब्रेरी सुविधा भी यहाँ पर अवेलेबल कराई जाएगी।
सारा कंटेंट आपको यहीं से डिलीवर किया जाएगा, आपको प्रिंटेड नोट्स दिए जाएंगे, समय समय पर आपकी टेस्ट सीरीज आयोजित की जाएगी ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों माध्यम से। और दिल्ली की फैकल्टीज जो है, बेस्ट फैकल्टी जैसे कि सर आप खुद है, और हमारी जो टीम है ओनली आईएएस की, वो टीम भी बड़वानी विजिट करेगी। इसके अलावा मध्य प्रदेश में जो कुछ जुड़े हुए हैं हमारे खास मित्र है, जो आईएएस आईपीएस है, वो भी यहाँ पर उपस्थित रहेंगे। उनके द्वारा भी समय समय पर बच्चों को मार्गदर्शन किया जाएगा बड़वानी में। सर, आपने अपनी रिसर्च के दौरान, क्योंकि आप बड़े-बड़े जो पब्लिशिंग हाउस हैं जैसे टाटा मैकग्रा-हिल है, उसके अलावा भी अन्य जो इम्पोर्टेंट रिसर्च नॉवेल्स या रिसर्च रेफरेंस बुक्स हैं, उनमें आपने काफ़ी बड़ा योगदान दिया है। उसी रिसर्च के संबंध में आपने एक मिशन सड़क नाम से एक इनिशिएटिव लिया था। सर, थोड़ा-सा जी हम जी। जानना चाहेंगे आपके मिशन सड़क के बारे में, और क्या रहता है आपके दिमाग में, क्या सोच या क्या अप्रोच रहता है जब आप किसी भी एक हिस्टोरिकल साइट को विजिट करते हैं? देखिए, हमारा ये मानना है कि आप प्रत्यक्ष जाइए। आप पुस्तकों में क्या लिखा गया है, क्योंकि विकिपीडिया और जो गूगल का है ये जी का जंजाल है, यहाँ पर गलत और भ्रामक जानकारियां उपलब्ध होती है, और विद्यार्थी अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं, वो उन्हीं चीजों को पढ़ते हैं जो गलत दी गई हैं। और आयोग जो है वो वेरीफाइड कंटेंट को ही एक्सेप्ट करता है। हमने सड़क मिशन के दौरान मेरे माइंड में ये रहता है कि हम उसी साइट को विजिट करें। सबसे पहले मैंने बड़वानी के पास 52 गजाओं को इसलिए विजिट किया क्योंकि 52 गजा से काफी ज्यादा प्रश्न पूछे गए, एमपीपीएससी में पूछे गए और व्यापम में भी पूछे गए हैं, और कई बार रिपीट हुए हैं। अब प्रश्न किस प्रकार से पूछे गए थे? प्रश्न पूछा गया था कि भगवान आदिनाथ की प्रतिमा मध्य प्रदेश में कहाँ पर है, चूलगिरी जैन साइट कहाँ पर है, पावागिरी कहाँ पर है, इस टाइप के भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। भगवान ऋषभ देव की 84 फीट की प्रतिमा कहाँ पर है, और हाइट भी पूछी गई थी कि प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है। इसलिए हम वहां पर विजिट किए, इसलिए हमने वहां पर विजिट किया और पूरा उसको एक्सप्लोर किया, आर्ट एंड कल्चर पॉइंट से, हिस्ट्री के माध्यम से, और स्थानीय तौर पर उस प्रतिमा को किस नाम से जाना जाता वो भी हमने हमारे मिशन सड़क के दौरान जो वीडियो शूट हुए थे, जो रिसर्च था उसमें हमने क्लियर किया है। प्रतिमा के निर्माता कौन रहे, प्रतिमा कब की है, और कौन से ग्रंथ में सर्वप्रथम इसका उल्लेख होता है, ये भी हमने बताया है। इसके साथ ही हमने उस रिसर्च में मेघनाथ की तपोस्थली की चर्चा की है, क्योंकि एक बार प्रश्न पूछा गया कि मेघनाथ जो रावण के पुत्र थे, मध्य प्रदेश में उनकी तपोस्थली कहाँ पर है, इसके बारे में भी हमने चर्चा की, और वहां पर भी हमने विजिट किया था। आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री पीसीए पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, और आयोग कई बार जब प्रश्न पूछता है तो यहाँ पर फंस भी जाता है। अंत में बच्चों को हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ता है। आप देखें, बच्चे सोर्सेस जुटाते हैं कहाँ से? पुस्तकों के माध्यम से, गूगल विकिपीडिया पे डाला गया है गलत प्रकार का डाटा, और उन संस्थाओं से जहां से वो पढ़कर निकले हैं, क्योंकि नॉन वेरीफाइड डाटा वहां से अवेलेबल होता है। इसी को ध्यान में रखते हुए मिशन सड़क के तहत मैंने सबसे पहले बड़वानी को विजिट किया, ये एक सबसे पॉपुलर जैन साइट है। इसके बाद हम बाग गए, बाग केव्स को हमने एक्सप्लोर किया। इसके नज़दीक हमने डायनासोर नेशनल पार्कों को एक्सप्लोर किया। हमने बताया कि डायनासोर किस तरह से वहां पर विचरण करते थे। शार्क मछली के बारे में हमने बताया कि शार्क मछली के वहां पर दांत पाए गए। सारी चीजें हमने वीडियो के अंदर कवर किया है। इसके बाद हम धार को विजिट करते हैं, क्योंकि एमपीपीएससी में ये फिक्स है कि धार जिला एकमात्र मध्य प्रदेश का ऐसा जिला है जो हमेशा प्रश्न पूछे गए हैं वहां से। वो इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं और प्रीलिम्स एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, तो धार बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। हमने पूरे धार शहर के इतिहास को समझा, राजा भोज के जीवन परिचय के बारे में जाना, भोजशाला को विजिट किया, धार किले को विजिट किया। और आप मानेंगे नहीं सर, हमने जो वहां पर पहुंचकर जो रिसर्च किया उसमें वर्तमान में जो पुस्तकों में लिखा गया उनमें बहुत गलत लिखा गया है। वास्तविकता कुछ और है वहां की, जो उनके शिलालेखों में है, और शिलालेख में जो बातें होती है वही एक्सेप्ट की जाती है, ना कि पुस्तकों में लिखी गई या जहां से आपको कंटेंट परोस दिया गया है एक लंबी मोटी रकम वसूल के। इसके बाद हमने मांडू को विजिट किया, जहाज महल, हिंडोला महल, अशरफी महल को विजिट किया, इस रानी रुकमती पेवेलियन को विजिट किया। रानी रुकमती के बारे में अगर मैं प्रश्न रखूं
कि रानी रुकमती जो पेविलियन है उसके नीचे का जो पार्ट है वो कौन से राजवंश का एक उत्कृष्ट नमूना है, क्योंकि वो एक छावनी के तौर पर इस्तेमाल होता था। बाज बहादुर जब आए तो उन्होंने वहां पर 2 पेविलियन का कंस्ट्रक्शन करवाया था। बस प्रश्न यहाँ पर फ्यूचर में पूछे जाएंगे आपसे। और वर्तमान में आप देखेंगे कि रानी रुकमती को लेकर भी भ्रांतियां ये बताई जाती है कि वह सारंगपुर के रहने वाली थी। वास्तविकता तो यह है कि रानी रुकमती नर्मदा नदी के किनारे धर्मपुरी की रहने वाली थी। धर्मपुरी के नजदीक एक गांव था टांडा, और वह एक राजपूत कन्या थी। इंदौर के पास भी एक धर्मपुरी करके गांव पड़ता है। तो बहुत से बच्चों को धर्मपुरी भी पढ़ा दिया जाता है, या कहें कि किताबों में लिख दिया गया है, जो सरासर गलत है। यहाँ पर आपको समझना होगा कि रानी रूपमती के बारे में यह कहा जाता है कि जब तक वह माँ रेवा के दर्शन यानी कि नर्मदा जी के दर्शन नहीं कर लेती, तब तक वह अन्न जल ग्रहण नहीं करेगी। तो ये तो संभव नहीं था कि वो सारंगपुर रहती थी, और सारंगपुर अगर रहती थी तो इतनी दूर से नर्मदा नदी दिखाई नहीं देगी। ठीक है, तो इन सारी चीजों से आपको वहां पर काफी अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा वहां पर। इसके अलावा सबसे बड़ा जो मांडू में कत्ले आम हुआ था वो कौन से मुगल बादशाह के समय पर हुआ था। हमने ये भी बताया है कि खुरासानी इमली जो है उसका हिस्ट्री हमने आपके सामने रखा है कि इसको हम खुरासानी इमली क्यों कहते हैं, बाओ बाओ के नाम से इसको क्यों जाना जाता है, इसको वनस्पति में इस वृक्ष का क्या महत्व है। इसके बाद हमने ऐतिहासिक नगरी यानी कि देवी अहिल्या की नगरी जो है मैसूर को विजिट किया। मैसूर के इतिहास, आर्ट एंड कल्चर को हमने वहां पर जाना। इसके बाद हमने उन्हीं चीजों को सबसे ज्यादा एक्सप्लोर किया जहां से आपके प्रश्न हो सकते थे, या एमपीपीएससी आयोग आपसे इंटरव्यू और मेंस एग्जाम में भी लिखने के लिए पूछ सकता है, वो भी उसके लिए उसकी दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है वो, और प्रीलिम्स के लिए भी। इसके अलावा व्यापम की जो तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे भी इस सीरीज को मिस ना करें कभी भी। इसके बाद हम विजिट करते हैं धार्मिक नगरी ओंकारेश्वर को। ओंकारेश्वर के पास हम जाते हैं संत सिंगाजी समाधि स्थल पे, क्योंकि संत सिंगाजी को लेकर भी प्रश्न पूछे गए हैं। उनके जीवन परिचय के बारे में हमने वहां पर बताया है, और कौन सी नदी के किनारे पर उन्होंने समाधि ली है। आप किसी से भी प्रश्न पूछेंगे, या जनरली अभी भी बच्चों को यह बताया जाता है कि संत सिंगाजी ने जो समाधि ली है वह नर्मदा नदी के किनारे पर लिए हैं। इतनी गलत भ्रांतियां हैं। अगर इंटरव्यू में अगर बच्चे को प्रश्न पूछ लिया जाएगा, अगर उसने ये बता दिया, कहीं से पढ़ा होगा, और उसने अगर ये बोल दिया कि हाँ हमने तो नर्मदा नदी पढ़ा है और नर्मदा नदी, तो वो इंटरव्यू से बाहर हो सकता है, एग्जिट होना पड़ेगा उसको। और अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो वहां पर भी एग्जिट उसको होना पड़ेगा। हमने यहाँ पर बताया कि कौन सी रिवर साइड थी और कब संत सिंगाजी की समाधि जलमग्न हुई। इसके बाद हम पावर हॉप चले गए, यानी कि हम अपनी बैटरी को रिचार्ज करने के लिए पहुंच गए थे संत सिंगाजी थर्मल पावर प्लांट। पूरे थर्मल पावर प्लांट को हमने विजिट किया। वहां के जो प्रशासनिक अधिकारी थे उनका काफी अच्छा सहयोग रहा, और आप देख पाएंगे उनका नाम भी वहां पर आपको मिलेगा। कितना प्रोडक्शन होता है इसको लेकर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके साथ ही हमने धुनी वाले दादाजी, और फिर हम चले गए किशोर कुमार समाधि स्थल और धुनी वाले दादाजी की समाधि स्थल पर। इसके बाद हम विजिट करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण और मुगलों का शहर बुरहानपुर, जिसको केला नगरी के नाम से भी जाना जाता है, और गेटवे ऑफ दक्कन के नाम से बड़ा प्रसिद्ध रहा है। तानाजी मूवी का एक आपने डायलॉग सुना होगा कि जब दक्कन की हवा चलने लगे तो मुझे जगा दीजिएगा। तो हम दक्कन को विजिट करते हैं। सबसे पहले असीरगढ़ को। असीरगढ़ के बारे में भी बहुत ज्यादा भ्रांतियां मध्य प्रदेश जनरल नॉलेज में भर दी जाती है बच्चों को। एक तो ये बताया जाता है कि ये किला 14वीं शताब्दी में बना, तो कोई बताता है कि 10वीं शताब्दी में बना है, तो कोई बताता है कि 17वीं शताब्दी 16वीं शताब्दी बताता है। उसकी वास्तविकता को हमने वहां पर स्पष्ट किया है, वहां के स्थानीय जो एक्सपर्ट इतिहासकार है उनके साथ मिलकर, और जो दस्तावेज हमें प्राप्त हुए हैं जो मुगल काल के, उनके आधार पर, जो कि वेरीफाइड है। इसके साथ हमने कुंडी भंडारा और खुनी भंडारा जिसको कहा जाता है उसको विजिट किया। उसकी वास्तविकता से आपको अवगत करा, क्योंकि वहां से भी प्रश्न पूछे गए। तो इस तरह से संपूर्ण यात्रा के दौरान जब हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं तो यहाँ पर आपको इतना बेस्ट कंटेंट मिलेगा जो कापी किताबों में अवेलेबल नहीं है, और आप लाखों रुपए का जो इन्वेस्ट करते हैं, फीस देते हैं, वह आपको यहाँ पर फ्री में पढ़ने को मिलेगा। यानी कि आप बने रहें हमारे साथ। बहुत जल्दी ये सीरीज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, इसको मिस ना करें, मिशन सड़क को।